एक इजरायली स्पोकपर्सन ने बीबीसी के साथ बातचीत में कहा है कि जो अटैक इसराइल की तरफ से 8 वर्कर्स के ऊपर होता है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और आने वाले कुछ 2-3 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी। और ये भी उन्होंने बताया कि जो 7 लोग मारे गए थे उनमें से 6 लोगों की डेड बॉडी को रफा क्रॉसिंग के रास्ते से बाहर भेज दिया गया है। अब उनको उनके देश में भेज दिया जाएगा। तो जो अटैक हुआ था, ये वर्ल्ड सेंटर किचन एक फूड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो वर्कर्स थे उनके ऊपर हुआ था। और उसके बाद लगातार इसराइल की आलोचना तेज़ हो गई है, क्योंकि ये जो वर्कर्स थे ये जो यहाँ पर कॉरिडोर निकाल रखा है, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, वहाँ के रास्ते से ही निकल रहे थे और वो सेफ पैसेज उसको कहा जाता है। तो इसराइल ने उनके ऊपर उस समय अटैक किया। दूसरा, उनकी जो गाड़ी थी उसमें उनके कंपनी का लोगो भी लगा हुआ था, फिर भी इसके बावजूद इसराइल ने उसमें स्ट्राइक किया। तो इसराइल के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि इसराइल ने क्यों इनको निशाना बनाया। फ़िलहाल ये जो 6 वर्कर्स जिनकी बॉडी गाज़ा से बाहर भेज दी गई है, इनमें से 3 यूके के हैं, 1 पोलैंड का है, 1 यूएस कनाडा का ड्यूल सिटीज़न है, 1 ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये जो देश है जो इसमें जिनके नागरिक मारे गए, उन देशों ने इज़राइल गवर्नमेंट से अपील की है कि वो इसका तुरंत इन्वेस्टिगेट करके इस मामले में जो भी लोग शामिल हैं उनको सज़ा दें जिन्होंने ये गलती की है अटैक करके। WCK वर्ल्ड सेंटर किचन ये एक एनजीओ है जो कि गाज़ा के लोगों के लिए फूड सप्लाई मुहैया करा रहा था पिछले 1 महीने से, और इसने मैरीटाइम कॉरिडोर जो सिप्रस से निकल के गाज़ा तक पहुंचा रखा है, वहां के रास्ते से इसने अभी तक एक शिप भेज दी थी, दूसरी शिप इसके रास्ते में थी, उसको अब वापस लौटा दिया गया है। WCK ने कहा है वो यहाँ पर अपना ऑपरेशन को सस्पेंड कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके जो वर्कर्स है वो यहाँ पर अब सेफ नहीं रह पाएंगे। जिस प्रकार से उसके वर्कर्स को निशाना बनाया गया था, तो अब दूसरे वर्कर्स अब डरने लग गए। और एक और ऑर्गेनाइजेशन है अनेरा, उसने भी यहाँ पर घोषणा कर दी है कि वो भी अब यहाँ से पुल आउट कर रहा है, वो अपने वर्कर्स को यहाँ से हटा रहा है। सिचुएशन इस तरह से बनी हुई है कि जो फाइमाइन सिचुएशन है यहाँ पर गाज़ा के इलाके में, नॉर्थ गाज़ा में, अभी आज एक रिपोर्ट आ रही है कि 245 कैलोरी एक व्यक्ति को मिल पा रही है एक दिन में, जो कि अगर मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो व्यक्ति की होती है उसका केवल 12% व्यक्ति को मिल पा रही है नॉर्थ गाज़ा में। तो इससे ये पता लगता है कि कितनी ज़्यादा बुरी स्थिति नॉर्थ गाज़ा में है। और नॉर्थ गाज़ा में दूसरा समस्या एक ये है कि वहाँ पर जो आने वाले कुछ महीनों में अगर वहाँ पर फूड सप्लाईज़ को बढ़ाया नहीं जाएगा तो वहाँ पर फेमाइन की सिचुएशन आ जाएगी। फेमाइन का कहने का मतलब है कि बहुत बड़े पैमाने में लोगों की मौत वहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भुखमरी चरम स्थिति में पहुँची हुई है। तो इसराइल से ये भी कोशिश की जा रही है कि इसराइल ये सप्लाईज़ को जो जहाँ पर वो उसने रोक के रखी हुई है नॉर्थ गाज़ा में, वहाँ पर उस अपने जो ब्लॉकेट है उसको हटा दे और वहाँ पर सप्लाई पहुँचते थे। पोलैंड का एक व्यक्ति भी मारा गया था 7 लोगों में से। तो पोलैंड के कल के दिन जो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क ने इसराइल एम्बेसडर को अपने आप बुलाया था, समन किया था, और उन्होंने डोनाल्ड टस्क ने स्टेटमेंट भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अक्टूबर 7 का जो हमला इसराइल के ऊपर हुआ था उसमें हम इसराइल के साथ खड़े हुए थे, लेकिन इसराइल के द्वारा जब हमारे एक व्यक्ति की मौत हो गई कल के दिन, उसमें इसराइल के प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया था वो बहुत ही ज़्यादा लापरवाही वाला स्टेटमेंट है। बहुत ज़्यादा उसमें लगता है कि उनको इस मामले की गंभीरता का अनुभव नहीं है और वो हमले को भी वो ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे। जैसे कि नेतन्याहू ने कहा था कि जो ये लोग मरे ये गलती से मरे और ऐसा लड़ाई में होता है, यानी कि ना तो उन्होंने माफ़ी मांगी ना ही उन्होंने ढंग से दुख प्रकट किया। तो जो इसराइल के एम्बेसडर है पोलैंड में, याकूब लेविन है, उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले 1-2 दिन से जब से ये मामला प्रकाश में आया तब से पोलैंड की जो लेफ़्ट पार्टी हो या राइट पार्टी हो, दोनों पार्टी मिलके इसराइल गवर्नमेंट को निशाना बना रही है और इस तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि इसराइल गवर्नमेंट जानबूझ के इन लोगों की हत्या की है इसराइल ने, जो कि सही नहीं है। इसके अलावा याकूब लेविन ने यह भी कहा था कि जो एंटी सेमेट लोग हैं वो हर समय एंटी सेमेट लोग रहेंगे, यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि पोलैंड में बड़ी मात्रा में लोग एंटी सेमेट विचारधारा को मानने वाले लोग रहते हैं जो कि ज्यूइश लोगों से नफरत करते हैं। उनका जब ये स्टेटमेंट आया था तो उनको फिर से आज के दिन पोलैंड की सरकार ने समन कर दिया है। और पोलैंड के जो प्रेसिडेंट एंड्रेस दूदा, उन्होंने जो एम्बेसडर के कमेंट है उसकी आलोचना किया और कहा कि इस समय जो हमने कल स्टेटमेंट निकाला था अपनी तरफ से वो एक संभला हुआ स्टेटमेंट था, बहुत सोच विचार करके हमने स्टेटमेंट निकाला था, लेकिन आज के दिन जो इजरायली एम्बेसडर ने जो बयान दिया जिसमें हमारी पॉलिटिकल इंटर अफेयर में उसने कमेंट किया है वो ठीक नहीं है। इससे इसराइल और पोलैंड के संबंध बिगड़ सकते हैं। तो इसको देखते हुए अभी पोलैंड ने 3 डिमांड रखी है।
इसराइल से। पहले तो ये है कि वो जो 7 लोग मरे थे उनके इन्वेस्टिगेट करे क्यों मरे, और तुरंत इन्वेस्टिगेट करके पता लगाए किसने कौन पीछे था। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि कंपनसेशन मिलना चाहिए, जो व्यक्ति मरा है एक पुलिस व्यक्ति, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। तीसरा इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर गाज़ा के लोगों के लिए तुरंत ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज़ को बहाल करना चाहिए, ताकि गाज़ा के जो लोग हैं उनको सप्लाईज़ तुरंत मिल सके, और इस तरह से जो बाधा प्रकट की जा रही है इसराइल की तरफ से ब्लॉकेडिंग की, उसको तुरंत हटाए। गाज़ा में जो काम करने वाली एड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा है कि अब वो उनके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और उन्होंने इसराइल से ये अपील की है कि इसराइल उनके काम में दखल न दे और सिचुएशन को इम्प्रूव करे, और जो सिक्योरिटी प्रोसीजर है उसका एडहियर करें। जैसे कि ये जो 7 लोग मरे थे, ये भी एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के रास्ते में मरे थे, जो कि इलाका सुरक्षित माना जाता है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जब इसराइल द्वारा प्रस्तावित कॉरिडोर ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर एड ऑर्गेनाइजेशन का किस रास्ते से वो सप्लाई भेजे फिर। तो इसी को देखते हुए कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर काम करे गाज़ा में, उनका ये अपील है इसराइल से कि वो जो उसके द्वारा सिस्टम बना रखा है, कम से कम वो तो उसको अपना सिस्टम को तो पालन करे इसराइल। तो इन्होंने ये कहा है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक हम बहुत मुश्किल होगा लोगों की हेल्प करना। कई सेवरल एड ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने अपना काम को सस्पेंड कर दिया, जैसे कि वर्ल्ड सेंटर किचन और अनीरा, और इसके अलावा 1-2 और ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोजेक्ट हेल्थ एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी कहा है कि वो यहाँ पर अपना ऑपरेशन को बंद कर रहा है। जो यूके गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर बढ़ चुका है, क्योंकि 7 लोगों में से 3 लोग जो मरे थे वो यूके के नागरिक थे। यूके गवर्नमेंट इसराइल को वेपन सेल करती है, आर्म सेल करती है, तो उसके हिसाब से जो यूके गवर्नमेंट है उसने अभी तक इसराइल को काफ़ी वेपन दिए 7 अक्टूबर के बाद से, क्योंकि इसराइल इन आर्म्स का इस्तेमाल वो सिविलियन के ऊपर कर रहा है। जैसे कि अभी तक उसने 30,000 से ज़्यादा लोग गाज़ा के अंदर मारे जा चुके हैं, जिनमें से अगर ज़्यादातर महिलाएं बच्चे हैं, तो बड़ी पैमाने में सिविलियन लोगों की मौत हुई है। और इस जो कल के दिन 3 लोगों की मौत हुई थी, उससे तो ये यूके की गवर्नमेंट के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर भी बढ़ चुका है, क्योंकि यूके के नागरिक भी अब इसराइली वेपन्स के द्वारा मारे जा रहे हैं। तो यूके गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है कि वो आर्म सेल इसराइल को बंद करे, लेकिन यूके गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसे कोई डिसीजन लेने से बच रही है वो। अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें जो एक्सपर्ट है उन्होंने कहा था कि जो इसराइल है वो वार क्राइम कर रहा है, तो इस हिसाब से यूके की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से इसराइल को आर्म सेल बंद हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी यूके गवर्नमेंट ने इसराइल के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया था। हालांकि यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरन ने वो बार बार इसराइल से कह रहे हैं कि उनका जो तरीका है इसराइल का काम करने का उसको बदल देना चाहिए, क्योंकि इससे जो उसका तरीका है वो उससे काफ़ी सिविलियनों की मौत हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल जो उसका काम करने का तरीका है गाज़ा में, उसको चेंज नहीं कर रहा है, और वो लगातार सिविलियन लोगों को निशाना बना रहा है। तो यूके गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पिछले 1-2 दिन से। इसराइल और जो उसके पड़ोसी देश है वहाँ पर टेंशन बहुत बढ़ चुका है पिछले 1-2 दिन में। फ्राइडे के दिन ये आकलन है इसराइली डिफेंस फोर्सेस का कि ईरान इसराइल के ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि फ्राइडे का दिन एक तो रमज़ान का आखिरी फ्राइडे है, और दूसरा अल कुद के नाम से ये दिन को जाना जाता है, और इसको ईरान में फ़िलिस्तीन डे के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी लगभग 2-3 दिन पहले इसराइल ने स्ट्राइक किया था सीरिया में, जिसमें ईरान की जो कंसुलेट है उसको निशाना बनाया गया था। उसमें 12 लोग मारे गए थे, जिसमें एक ईरान का ब्रिगेडियर जनरल रहीदी भी था शामिल। तो वो एक बहुत सीनियर ऑफिसर था जिसको इसराइल स्ट्राइक में जिसकी हत्या हो गई थी। तो ईरान ने कहा था हम इसका बदला लेंगे, और उसने बताया नहीं था कि वो कब बदला लेगा और कहाँ पर लेगा और किस समय किस जगह में लेगा। लेकिन ईरान ने साफ साफ कह दिया कि वो उसी तरह से बदला लेगा जिस प्रकार से इसराइल ने छुप के अटैक किया था, 12 लोगों की हत्या, जितनी एस्केलेशन इसराइल ने की थी, जितना खूंखार अटैक इसराइल ने किया था, उसी इंटेंसिटी के साथ ईरान भी स्ट्राइक करेगा। तो इसराइल ने इसकी तैयारी कर दी है। उसने जो कॉम्बैट यूनिट है, यानी कि जो उसकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसको तैनात कर दिया है। कोई भी व्यक्ति इसराइल फ़ौज का जिसको छुट्टी मिली हुई है, उसकी छुट्टी रद्द कर दी गई है और उसको अपने बटालियन में भेज दिया गया है। साथ में इसराइल ने जीपीएस जैमिंग भी करनी शुरू कर दी है। जीपीएस जैमिंग करने का मतलब ये है कि कोई अगर मिसाइल ईरान की तरफ से आती है, गाइडेड मिसाइल, तो वो गाइडेड मिसाइल इसराइल में दाखिल होते ही वो जीपीएस उसका जो जीपीएस सिस्टम है वो हैंग हो जाएगा, उसका जीपीएस सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, जिस कारण वो मिसाइल जहाँ पर उसका टारगेट रखा गया वो मिस कर जाएगा। ये इसराइल की टेक्नोलॉजी है जीपीएस जैमिंग, और इसको उसने लेबनान के बॉर्डर के सामने अब आजमा रखा है। और अब अगर देखें तो जीपीएस
कोई अगर सर्च करेगा नॉर्थन इसराइल के क्षेत्र में तो दिखेगा कि वो लेबनान का इलाका दिखेगा वो, यानी कि जीपीएस जैमिंग की वजह से वो जैम हो गया वो इलाका और वो इसराइल के बजाय वो लेबनान में दिख रहा है। तो इस वजह से ये एक तरीका होता है जीपीएस जैमिंग, जिसकी तैयारी इसराइल ने कर दी है। आईडी अपने लोगों से अभी अपील कर रही है कि उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और अभी शेल्टर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसराइल सेना तैयार है। अगर ईरान की तरफ से कोई हमले की कोशिश होती है तो उसके लिए इसराइल पूरी तरीके से तैयारी है, इसराइल के स्पोक्सपर्सन ने कहा है।